ओके, ठीक है भाई सब कुछ ओके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आधुनिक भारत का है, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, हायर एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। और ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा, ठीक है, टॉपिक है हमारा प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे प्लासी के युद्ध को, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध को पढ़ने से पहले हमें वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि बंगाल की पृष्ठभूमि कैसी थी और इसमें अंग्रेज़ों का क्या रोल था, अंग्रेज़ उस समय क्या कर रहे थे, ठीक है। और दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह थे उनके साथ में क्या घटनाक्रम हो रहा था, ठीक है। तो ये कुछ परिस्थिति थी उस समय की पूरे बंगाल की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम साथ ही साथ में ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या प्लासी का युद्ध रोका जा सकता था, ठीक है, या कोई ऐसी कंडीशन क्या थी जिसके कारण प्लासी का युद्ध होना निश्चित हुआ, ठीक है। तो चलिए शुरू करता है क्लास को, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक को जो है ना हमें 2-3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली के मुग़ल बादशाहों को, ठीक है। उसके बाद में हम मुर्शिद कुली खां के बारे में देखेंगे और उसके बाद तीसरे पार्ट में हम जो है अलीवर्दी खां के बाद का जो घटनाक्रम था उसके साथ में क्या उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी, ठीक है, क्या क्या षड्यंत्र अलीवर्दी खां के साथ में हुआ था, ठीक है, और सिराजुद्दौला के बारे में, ठीक है ना। और उसी समय जो है अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेज़ों को ऐसा क्या मिल गया था कि वे बंगाल के नवाब से नहीं डर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ एक जो पृष्ठभूमि थी ना, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह थे, दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, आपको पता है दिल्ली में उस समय जो है जो मुग़ल बादशाह था वो औरंगज़ेब था। कौन था भाई? औरंगज़ेब था, याद रखना, ठीक है। ये जो औरंगज़ेब था इसे आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आलमगीर के नाम से भी हम औरंगज़ेब को जानते हैं, याद रखना। तो औरंगज़ेब को जो है हम आलमगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे जो है जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहते हैं, याद रखना। जिंदा पीर भी इसको कहते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और जो औरंगज़ेब था, ये जो औरंगज़ेब था ना, इसने 49 वर्षों तक शासन किया। इसने 49 वर्षों तक शासन किया, याद रखना, ठीक है। 49 वर्षों तक इसने शासन किया और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह आपका औरंगज़ेब था, ठीक है। इसने अपनी बीबी, जिसका नाम क्या था? रबिया उद दौरानी, जो इसकी बीबी थी ना उसका नाम क्या था? रबिया उद दौरानी, ठीक है। तो रबिया उद दौरानी की याद में जो है बीबी का मकबरा बनवाया था, ओके, याद रखना। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये औरंगज़ेब था उस समय दिल्ली का मुग़ल बादशाह, ठीक है भाई। तो हुआ क्या, जो औरंगज़ेब था ना ये 1707 में गुजर जाता है, चल बसता है, ठीक है। 1707 ईस्वी में जो है औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, याद रखना, ठीक है। तो अपने मरने से पहले, और इधर ही हमारा बंगाल है, इधर ही हमारा बंगाल है भाई, ठीक है, ये भी आप याद रखना। देखो अब जा
तो दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब था। इसने 49 वर्षों तक शासन किया था। आलमगीर या जिंदा पीर इसे हम कहते थे, ये इसका उपनाम था। क्या था भाई? इसका उपनाम था, उपनाम था, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके बाद के जो भी मुग़ल शासक थे उनको हम उत्तरावर्ती मुग़ल शासक बोलते हैं, और वे सारे के सारे अयोग्य थे, ठीक है। किसी ने 3 महीने शासन करा, किसी ने 6 महीने शासन करा, ठीक है। उनके अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो वे अयोग्य उत्तराधिकारी शासक थे, तो उनको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में हुआ क्या। इस औरंगजेब के बाद में, ठीक है, जो शासक बनता है वो बनता है फर्रुखसियार। ठीक है भाई, याद रखना, फर्रुखसियार। और औरंगजेब का ही एक पौत्र होता है, पोता। इसका एक पौत्र होता है, उसका नाम क्या था? उसका नाम हो अली मुसान, अली मुसान, ठीक है, याद रखना। चलो भाई, अब देखो, अली मुसान और फर्रुखसियार ये मैंने इसलिए लिए चूँकि अगर हमें बंगाल को समझना है ना तो हमें फर्रुखसियार के बारे में और अली मुसान के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। फर्रुखसियार दिल्ली का बादशाह था, अली मुसान जो है औरंगजेब का पोता था, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब इधर हम बंगाल के बारे में देखेंगे। देखो, जो बंगाल था, बंगाल उस समय जो है एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। और बंगाल का जो दीवान था, बंगाल का जो दीवान था ना, मुर्शिद अली खां, मुर्शिद कुली खां, ठीक है, ये बंगाल का दीवान बना था। और ये कब बना था? ये बंगाल का जो दीवान बना था ना, ये 1700 में बन गया था भाई, ठीक है। 1700 ईस्वी में बन गया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने, ठीक है, याद रखना। तो जो औरंगजेब था उसने बंगाल का दीवान किसे बनाया था? मुर्शिद कुली खां को बनाया था, याद रखना, ठीक है। जो मुर्शिद कुली खां था, ये पहले जो है दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, दक्षिण भारत का ब्राह्मण था भाई, ब्राह्मण था, ठीक है, याद रखना। तो इसने जो है, इस ब्राह्मण ने जो है बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपना नाम क्या रख लिया? मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान जो है 1700 में औरंगजेब बना देता है, ठीक है भाई। इसी के साथ में 1701 में और 1704 में जो है इसे बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, याद रखना। सत्रह सौ एक में बिहार और 1704 में जो है उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्राप्त हो जाती है, दीवानी प्राप्त हो जाती है। वीडियो चल रही क्या? देखिए एक बार, कभी रुक जा, आराम से, ठीक है भाई। तो 1701 में बिहार की और 1704 में उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, किसको? मुर्शिद कुली खां को, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में ये हुआ कि ये जो था ना, ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? ये जो अली मुसान था, ठीक है, इस अली मुसान से मुर्शिद कुली खां का, इस अली मुसान से जो है ना, इस मुर्शिद कुली खां का मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। मनमुटाव किसके कारण होता है? अली मुसान के कारण होता है, मुर्शिद कुली खां का, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां क्या करता है? मुर्शिद कुली खां जो है राजधानी को जो है परिवर्तित कर देता है, राजधानी को परिवर्तित कर देता है भाई, राजधानी को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और ये जो राजधानी थी पहले, ये ढाका थी, ढाका कहाँ पड़ती है? बांग्लादेश में। तो मुर्शिद कुली खां राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद ले जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये जो मकसूदाबाद है, इसी का नाम जो है
मुर्शिद कुली खां अपने नाम पर जो है मुर्शिदाबाद रख देता है, मुर्शिदाबाद रख देता है, मुर्शिदाबाद रख देता है। ठीक है, याद रखना। अरे देखिए इसमें चमक रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखो नहीं कल का है। जो मुर्शिद कुली खां था इसका विवाद किससे हो जाता है? अली मुसान से। अली मुसान कौन था? औरंगजेब का पोता था। ठीक है, और दोनों में विवाद इतना बढ़ जाता है कि मुर्शिद कुली खां जो है राजधानी को ढाका से, पहले राजधानी कहाँ हो? ढाका होती है। ठीक है, इस ढाका से राजधानी को जो है मकसूदाबाद ले जा। ठीक है, और मकसूदाबाद का नाम बदल के मुर्शिदाबाद रख देता, अपने नाम पर रख दे। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें सही चलती रही। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1717 में, ठीक है, 1717 में जो मुर्शिद कुली खां था इसे जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। क्या बना दिया जा भाई? बंगाल का सूबेदार। ठीक है, याद रखना, बंगाल का सूबेदार इसको बना दिया जाता है। कौन बनाता है? फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर। आई बात समझ में? यानी ये और पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मुर्शिद कुली खां था ना, इसने बंगाल में एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर शासन किया है। ठीक है, इसने एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया है। इसने कभी भी मुग़ल बादशाह से अपनी बिगाड़ के नहीं रखी है। ठीक है, मुग़ल बादशाह को जो है समय समय पर ये टैक्स, ठीक है, भेजता रहता था, तो इसलिए इसे शासन करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि। ठीक है, अब 1717 में बंगाल का सूबेदार इसको बना दिया जाता है फर्रुख सियर के द्वारा। और इधर क्या होता है? इधर ये जो फर्रुख सियर था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे देता है? गोल्डन फरमान दे देता है। GOLDEN, गोल्डन फरमान दे देता है भाई, याद रखना, सुनहरा फरमान दे देता है, फरमान। ठीक है, इसको हम दस्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तक परमिट, दस्तक परमिट। ठीक है, अभी जो दस्तक परमिट है इसका मतलब क्या था? हुआ यूँ कि जो फर्रुख सियर है ये बीमार पड़ जाता है। ठीक है, और ये इतना बीमार हो जावे कि सभी जो वेद हकीम थे वो इसका इलाज करने में असमर्थ हो जाते हैं कि भाई अब जा बादशाह नहीं बचेगा। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे वे अपने एक डॉक्टर को इसके पास भेजते हैं और वो डॉक्टर इसको ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद में ये अंग्रेज़ों से इम्प्रेस हो जाता है और उनको मात्र 3000 रुपये के वार्षिक, इन अंग्रेज़ों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के वार्षिक टैक्स लेने के बाद में उनको जो है फ्री व्यापार करने की छूट दे देवे। यानी अंग्रेज़ों को बोल दे कि भाई आप 3000 रुपये दे दो 1 साल के लिए और जितना मन मर्जी उतना व्यापार 1 साल के लिए आप करिए। ठीक है, तो इसको जो है दस्तक परमिट बोलते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, जो अधिकारी लोग थे, ठीक है, वे इस दस्तक का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, याद रखना, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो फ्री में व्यापार कर ही रही थी, साथ ही साथ में वे इस परमिट को जो है, जो भारतीय व्यापारी थे जिनको मतलब जो है टैक्स देना पड़ता था, तो इस दस्तक को जो है भारतीय व्यापारियों को, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, उन सबको बेच देवे। ठीक है, और उनसे मोटी रकम एक्स्ट्रा मतलब जो है रिश्वत के रूप में लेते थे। तो इससे क्या था? इससे मुग़ल जो बादशाह था उसको जो है टैक्स की हानि हो रही थी, उसको राजस्व की हानि हो रही थी। ठीक है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था पे जो है गलत प्रभाव इसका पड़ रहा था। ठीक है, जब राजा की इनकम ही नहीं होने की तो वो अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को, सैनिकों को वेतन कहाँ से देगा? ठीक है ना, तो अंग्रेज जो है डबल फायदा कमा रहे थे। आई बात समझ में? याद रखना दस्तक के बारे में। ठीक है, अब इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ, ये जो मुर्शिद कुली खां था भाई, ये जो मुर्शिद कुली खां था ना, यहाँ पर, ठीक है, ये जो मुर्शिद कुली खां था इसने क्या करा? इसने जैसे ये बंगाल का सूबेदार बना तो अपने जितने भी अधिकारी लोग थे, इसके जितने भी इसके टोटल अधिकारी थे, उन सब की जो भूमि थी, ठीक है, सबकी भूमि को जो है इसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया भाई। क्या कर दिया? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और ये जो खालसा भूमि थी ना, इसमें परिवर्तित करते खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है,
चमक चमक नहीं रहा। देखो, इसने अपने अधिकारियों की जो भूमि थी ना, सरकारी भूमि थी, उसको जो है खालसा भूमि में बदल दिया भाई। ठीक है, खालसा भूमि में बदल दिया। और खालसा भूमि में बदलने के बाद में क्या करा, यहाँ पर जो है इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कर दी। इजारेदारी जो प्रथा थी उसकी शुरुआत करी। और ये जो इजारेदारी है इसको ठेका प्रथा ही बोलते हैं, ठेके पे देना। ठीक है, ठेका प्रथा याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मुर्शिद कुली खां था, ये जो मुर्शिद कुली खां था ना, जो मुर्शिद कुली खां था, ये बंगाल का अंतिम सूबेदार था, नहीं सूबेदार था, अंतिम सूबेदार था भाई। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? इजारेदारी प्रथा की शुरुआत जो है मुर्शिद कुली खां ने करी थी, याद रखना। मुर्शिद कुली खां ने करी थी, याद रखना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में जो है मुर्शिद कुली खां 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद में यहाँ से उत्तराधिकार का जो प्रश्न था उस पर विवाद खड़ा हो जावे, क्योंकि जो मुर्शिद कुली खां था, जो मुर्शिद कुली खां था ना, आराम से बैठे, आराम से। जो मुर्शिद कुली खां था नहीं, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था भाई। ठीक है, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, याद रखना, उत्तराधिकारी नहीं था, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, याद रखना। तो हुआ क्या, जब इसका कोई खुद का बेटा नहीं था, ना बेटी थी, ना कोई उत्तराधिकारी था, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इसने क्या करा, इसने अपने नाती, ठीक है, इसने अपने नाती सरफराज खान को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, सरफराज खान को उत्तराधिकारी घोषित करा, और सरफराज खान को उत्तराधिकारी घोषित करते ही इसके जो पिताजी थे सरफराज खान के, उसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था? सुजाउद्दीन। ठीक है, तो सुजाउद्दीन ने जो है सरफराज खान को गद्दी से हटा दिया और खुद ये जो है वहाँ का शासक बन गया। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1740 के आसपास सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। फिर दोबारा जो है सरफराज खान शासक बन जाता है। सरफराज खान जो है शासक बन जावे। अरे चमक रहा है इसमें, देखिए एक बार, चमक नहीं आई, आधे चमक रहा। ठीक है, तो सरफराज खान जो है शासक बन जाता है। ठीक है, छीड़े ना ठीक है, जो सरफराज खान था ये शासक बन जावे। अब इसी दौरान जो अलीवर्दी खां था इसका ओरिजिनेशन होता है अलीवर्दी खां का। ठीक है, तो अलीवर्दी खां क्या करता है उस समय, अलीवर्दी खां जो है पहले तो बिहार का दीवान बनता है, उसके बाद में ये उड़ीसा का दीवान बनता है, ठीक है, तो ये दोनों जगह का जो है दीवान बनता है, याद रखना। तो फिर जो अलीवर्दी खां था ये मौके का फ़ायदा उठा करके सरफराज खान को जो है 1740 में, ठीक है, 1740 में एक युद्ध होता है। ठीक है, और उस युद्ध का जो नाम होता है वो होता है गिरिया का युद्ध। 1740 में जो युद्ध होता है ना उसका नाम होता है गिरिया का युद्ध। ठीक है, याद रखना, गिरिया का युद्ध। इस युद्ध में जो है गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खान को पराजित कर देवे। ठीक है, तो गिरिया का जो युद्ध हुआ है ये किसके बीच में होता है, सरफराज खान
सरफराज तथा अलीवर्दी खां के बीच में, और इसमें जो है सरफराज खान पराजित हो जावे, पराजित हो जाता है, जीत जावे भाई, ठीक है। ओके, अब जो अलीवर्दी खां था, इसका जो टाइम पीरियड है 1740 से लेकर के 1756 तक बनता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में जो है बंगाल पूरी तरक्की करता है भाई, बंगाल जो है दिन रात चौगुनी तरक्की करे, बंगाल पूरी तरक्की करता है इस दौरान, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तरक्की करता है बंगाल, ठीक है। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है भाई। एक बार बता दूँ मैं, चमक रहा है इसमें सब चीज़, अरे वहाँ खड़ो कर देख ले एक बार, चमक रहा क्या, मृत्यु हो जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आवे, ठीक है। पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि है इतनी बड़ी आपकी, अभी पलासी का युद्ध नहीं होने का, पलासी का युद्ध जो है अगली वीडियो में होगा। अभी पलासी के युद्ध से पहले बंगाल में क्या चल रहा था, दिल्ली में क्या चल रहा था, सारी घटनाक्रम हम देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ जाकर हम दबा जा, और इसमें देख चमक रहा है सब चीज़, ठीक है, बड़े डाल, ठीक है ना। तो 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई, मृत्यु होगी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये जो अलीवर्दी खां था इसके भी कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। तो इसके कोई पुत्र नहीं था, तो उत्तराधिकार को लेकर के जो है प्रश्न खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसके जो है 3 लड़कियाँ थी, अलीवर्दी खां के 3 लड़कियाँ थी, ठीक है, ओके। तो अब हम जो है 1756 के बाद का जो घटनाक्रम था उसको देखेंगे, और उसको देखने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देखो ध्यान से। मुर्शिद कुली खान ने अपने जितने भी अधिकारी थे सबकी भूमि को जो है खालसा भूमि में बदल दिया, सबकी भूमि को जो है खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। अरे ऐसा छोड़ दे भी, बैजाराम तो नहीं बैजाराम तो भी खालसा भूमि में बदल दिया, और खालसा भूमि जो है, खालसा भूमि में बदल के जो है यहाँ पर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करी, ठीक है। तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, मुर्शिद कुली खान ने करी थी, याद रखना। इजारेदारी प्रथा को जो है ठेका प्रथा भी बोलते हैं, याद रखना आप, ठीक है। तो आगे चल के आप जो है ना रैयतवाड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी प्रथाएं हैं। अब 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो जैसे ही मुर्शिद कुली खां का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसने अपने नाती सरफराज खान को जो है अपना उत्तराधिकारी